नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। वेलकम बैक। इसके पहले के लेक्चर में हमने मल्टीकल्चरल एजुकेशन के विषय में पढ़ा, अर्थ, परिभाषा और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसके विषय में थोड़ा हमने जाना, जो हमारे सिलेबस के लिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी था। अब हमारे जो बीएड के सिलेबस में है वो है 5 डायमेंशंस ऑफ एमसीई। एमसीई का मतलब है मल्टीकल्चरल एजुकेशन, बहुसांस्कृतिक शिक्षा। पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन का मतलब क्या होता है। मल्टी मतलब बहुत से, कल्चरल मतलब बहुत से विविध सांस्कृतिक, एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो दोस्तों, आज हम उसके विविध आयाम के विषय में पढ़ेंगे, 5 डायमेंशंस ऑफ एमसीई। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है दोस्तों कंटेंट इंटीग्रेशन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कंटेंट को इंटीग्रेट करना है। इसमें क्या किया जाता है कि शिक्षक पढ़ाते समय विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक समूहों से संबंधित उदाहरण से किस सीमा तक संकल्पनाओं, सिद्धांतों के सामान्यीकरण और विषय के प्रमेयों को समझाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब है कि जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो विभिन्न संस्कृति के लोग, जो बैकवर्ड के बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनसे संबंधित, उनके कल्चर से संबंधित जो हीरो है उसको जो है पाठ्यक्रम में पढ़ाते समय वो ऐड करता है उदाहरण के स्वरूप में। अच्छा, आगे क्या होता है कि विविध संस्कृतियों के मूल पाठ, जो अलग अलग विविध संस्कृतियां हैं, उनका जो बेसिक पार्ट है और साधनों का उपयोग शैक्षिक उपकरण के रूप में करता है। अच्छा, जब एक कंटेंट इंटीग्रेशन होता है मल्टीकल्चरल एजुकेशन में, तो ये 2-3 तरीकों से होता है। कैसे इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है अपने पाठ्यक्रम में, कंटेंट इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे किया जाता है, वो उसके कुछ अप्रोच हैं, तरीके हैं। तो उन तरीकों को देख लेते हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन अप्रोच। नाम से पता चलता है कि इसको कंट्रीब्यूट कैसे करना है अपने पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम की संरचना नहीं बदलती। इस अप्रोच में पाठ्यक्रम की संरचना नहीं बदलती है, जैसा पाठ्यक्रम है वैसा ही रहेगा। इसमें जब हम उदाहरण देते हैं तो विशिष्ट संस्कृति के जो हीरो हैं, जो नेशनल लीडर होते हैं, उनका उदाहरण दे करके उसका सामान्यीकरण किया जाता है। ये तो कंट्रीब्यूशन अप्रोच हो गया। दूसरा है दोस्तों एडिशनल कंटेंट इंटीग्रेशन अप्रोच। कहने का मतलब इसमें भी पाठ्यक्रम बदलता नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि स्पेशल यूनिट उसमें ऐड किया जाता है। जैसे 4 यूनिट है तो उसमें एक और यूनिट विविध संस्कृति, जो पिछड़ी संस्कृति है, उससे संबंधित एक यूनिट उसमें जोड़ दिया जाता है। पाठ्यक्रम भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, जो संस्था का पाठ्यक्रम है सब वही रहेगा। जैसे 4 यूनिट है तो उसमें एक यूनिट को ऐड किया जाता है विविध संस्कृति से संबंधित। तो ये दूसरा तरीका हो गया एडिशनल कंटेंट इंटीग्रेशन अप्रोच। इसमें पाठ्यक्रम नहीं बदला है, पहले भी नहीं बदला था, संरचना वही है। अच्छा, तीसरे में क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम संरचना को बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? पूरा पाठ्यक्रम रहेगा वही, लेकिन उसकी संरचना को, स्ट्रक्चर को बदल दिया जाता है। पिछड़े समूह से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, जिसे पिछड़ा समूह का जो पाठ्यक्रम था उसे मेन मुख्य स्थान दिया जाता है, और जो मुख्य पाठ्यक्रम को गौण स्थान दिया जाता है। कहने का मतलब जो पिछड़ा समूह का पाठ्यक्रम है उसे सेंटर में लाया जाता है, और जो सेंटर का पाठ्यक्रम जिस पे ज्यादा जोर दिया जाता था उसे महत्व कम किया जाता है। पढ़ाया सब जाता है, लेकिन विविध संस्कृतियों का उसमें इंटीग्रेशन करने के लिए ये सब किया जाता है। तो ये 3 तरीके बताए गए हैं। अच्छा, ये बताया कौन है? जेम्स बैंक ने। पहला हो गया कंटेंट इंटीग्रेशन। अब दूसरे पे आते हैं दोस्तों, नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस।
नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि शिक्षक पढ़ाते समय लेखक के पाठ में अंतर्निहित सांस्कृतिक मान्यताओं का निर्धारण करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो जो लेखक जो सांस्कृतिक मूल्यों को, मान्यताओं को छात्रों तक पहुंचाना चाहता है, वो पहुंचाने का काम किसका है? शिक्षक का। शिक्षक लेखक के निहितार्थ को छात्रों तक पहुंचाने का काम करता है। किसके लिए? मल्टीकल्चरल एजुकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को शैक्षिक कार्यकलापों के द्वारा यह समझ विकसित करना चाहिए कि जो छात्र विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्गत निहित मान्यताओं को समझ सके। शिक्षक पढ़ाते समय विविध संस्कृतियों का जो मान्यता है उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। आदर्श, विभिन्न संस्कृतियों के आदर्श अलग होते हैं, सिद्धांत अलग होते हैं, परिप्रेक्ष्य अलग होते हैं। शोधकर्ताओं के पूर्वाग्रह को समझ सके, ऐसी समझ विकसित करनी चाहिए कि लेखक क्या कहना चाहता है वो छात्रों को समझ में आ जाए। किताबों के लेखक किस प्रकार के ज्ञान की संरचना कर रहे हैं या लेखक क्या कहना चाहता है वो छात्रों तक पहुंचाना। अच्छा, ये डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि शिक्षक को कम बोलना चाहिए। शिक्षक पढ़ा रहा है तो कम बोले और छात्र को अधिक बोलना चाहिए कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अच्छा, इस चीज से क्या होगा? शिक्षक कम बोलेगा, छात्र ज्यादा बोलेगा, तो इससे क्या होगा कि छात्र ज्ञान को देखे, उसकी ओर आकर्षित हो और यह सुनिश्चित करे कि छात्र ज्ञान का निर्माण कर सके। शिक्षक को यह कार्य है कि वो ये फिक्स करे कि ज्ञान छात्रों को मिले, उसको आकर्षित भी करे, लेकिन जो पुराने ज्ञान को ही वो लेकर के चलता रहे ऐसा ना हो। छात्र ज्ञान का निर्माण कर सके, उनके अंदर नए ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता विकसित करना चाहिए, ना कि जो ज्ञान ग्राहक बना रहे और दूसरों के ज्ञान पर निर्मित हो। मतलब पुराने ढर्रे पर चलते रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े ऑथर का किताब पढ़नी चाहिए, बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं उनकी मान्यताओं को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन खुद भी कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये काम किसका है? शिक्षक का। शिक्षक जो है नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में मदद कर सकता है। दूसरा, ये क्यों करना है? मल्टीकल्चरल एजुकेशन के लिए। तीसरा दोस्तों, जेम्स बैंक ने तीसरा आयाम बताया है कि प्रेजुडिस रिडक्शन, जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रहों को कम करना। प्रेजुडिस मतलब पूर्वाग्रह, रिडक्शन मतलब कम करना। कहने का अर्थ यह है कि लिंग, जाति, विश्वास, सामाजिक वर्ग और डिसेबल जो अपंग होते हैं, जो आयु जिनकी कम है या जो बहुत ज़्यादा वृद्ध होते हैं, उनके संदर्भ में धर्म और भाषा को लेकर जो पूर्वाग्रह पहले से ही परंपरा के अनुसार ये हो गया है कि लिंग, जाति, विश्वास, सामाजिक वर्ग, अपंग, आयु और धर्म और भाषा को लेकर जो पूर्वाग्रह हैं उनको कम करना चाहिए। कैसे कम करेंगे? छात्रों को सकारात्मक और लोकतांत्रिक रवैया अपनाने की कोशिश करने में मदद करना चाहिए। छात्र में भेदभाव का जो है विचार उसके अंदर नहीं आना चाहिए। पाठ्यक्रम को ऐसे डिजाइन करें कि छात्रों में एकता झलकती रहे और जो विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न कल्चर से संबंधित छात्र हैं उन्हें भी जो है पाठों को समझाने के लिए शिक्षक को छात्रों को मदद करनी चाहिए और छात्र सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास कर सके। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए विभिन्न जातीय, प्रांतीय और सांस्कृतिक समूह के लिए। अच्छा, जेम्स बैंक महोदय कहना चाहते हैं कि जो विभिन्न जातीय, प्रजातीय और सांस्कृतिक समूह के लोग हैं वो जो लिंग, जाति, विश्वास, सामाजिक वर्ग, अपंग, आयु, धर्म और भाषा, इन सब को लेकर जो पूर्वाग्रह है उन्हें कम करना चाहिए। कौन कम करेगा? शिक्षक। किसमें? शिक्षक कम करेगा छात्रों के लिए। किस चीज के लिए? मल्टीकल्चरल एजुकेशन में।
अच्छा, आगे ये एल्पोन महोदय हैं, 1954 में इन्होंने 3 चीजें बताई थी कि पूर्वाग्रहों को दूर कैसे किया जा सकता है। अंतरजातीय संपर्कों के माध्यम से, अगर संपर्क परिस्थिति की निम्न विशेषताएं, अगर जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे से संपर्क करेंगे तो तीन जो विशेषताएं हैं उनमें उससे पूर्वाग्रहों को कम किया जा सकता है। कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, वे लोग प्रतिस्पर्धा के आस्थान पर सहयोगी हो। आजकल की जो एजुकेशन है वो कंपटीशन की एजुकेशन है, तो उस कंपटीशन की एजुकेशन को छोड़कर कोऑपरेटिव एजुकेशन पर बल देना चाहिए। दूसरा है, समान स्थिति का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को हो, प्रत्येक व्यक्ति एक समान हो ऐसा उनके अंदर अनुभव होना चाहिए। और ये सब चीजें जब हो रही हैं, जब एक छात्र दूसरे छात्र से संपर्क कर रहा है, एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो ये संपर्क पालक जो उसके पेरेंट्स हैं, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल और शिक्षक की स्वीकृति से होना चाहिए। ये सब जब होगा तो जो पूर्वाग्रह कम हो जाएगा इन सब मापदंडों पर। तो ये अगला है दोस्तों इक्विटी पेडागोगी। इक्विटी पेडागोगी में क्या होता है दोस्तों कि विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और भाषिक समूह के लिए टीचिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रत्येक समूह के बच्चों की योग्यता के अनुसार लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। ये इक्विटी की बात करता है दोस्तों। इक्वालिटी अलग। इक्विटी पेडागोजी में दोस्तों विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और भाषिक समूह के बच्चों के लिए टीचिंग एबिलिटी को बढ़ाना होता है और प्रत्येक समूह के बच्चों की योग्यता के अनुसार लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। तो इक्विटी का दोस्तों अर्थ इक्वालिटी से नहीं है। इक्विटी का अर्थ है लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। जो शिक्षक पढ़ा रहा है और छात्र जो पढ़ रहे हैं, मल्टीकल्चरल एजुकेशन में जो विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित जो छात्र एक साथ पढ़ रहे हैं, उनके लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, जो अंतिम छात्र तक उस ज्ञान का प्रसार हो सके। अंतिम छात्र तक की आवश्यकताओं और योग्यता के अनुसार उनकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। इस प्रक्रिया में किसी ने ठीक ही कहा है कि द टीचर एंड द स्टूडेंट एज जॉइंट लर्नर, अर्थात टीचर के साथ साथ छात्र और टीचर दोनों विद्यार्थी हैं। छात्र के साथ साथ टीचर भी कुछ नई नई चीजें सीखता है। अगला 5वां आयाम है एम्पावरिंग स्कूल कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसे एक होलिस्टिक व्यू दे दिया है। अभी जो 4 आयाम इसके पहले हमने बात किए वो एक क्लासरूम के अंदर की बात थी, लेकिन ये जो 5वां आयाम है एम्पावरिंग स्कूल कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये पूरी संस्था के विषय में आता है। उसमें क्लासरूम भी आएगा, उसमें टीचर भी आएगा, मैनेजमेंट भी आएगा, पूरी संस्था के विषय में बात करता है। अच्छा, जेम्स बैंक इसमें क्या कहना चाहते हैं कि अपने छात्रों की संस्कृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जो छात्र पढ़ रहे हैं एक साथ, चाहे वो किसी भी संस्कृति से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कल्चर से ताल्लुक रखते हो, या वो मार्जिनलाइज ग्रुप के हो, SC ST हो, दलित हो, लेकिन वो उनकी संस्कृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अगला है आंतर सांस्कृतिक अनुभव का अध्ययन करना चाहिए। जो 2 संस्कृतियां हैं उनके अंदर क्या अनुभव है उसका अध्ययन करना चाहिए। तीसरा दोस्तों, अपने आप को विभिन्न संस्कृतियों में सहयोग करना चाहिए। जो बच्चे हैं, बच्चे तो विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क करते हैं, लेकिन जो टीचर होता है उसे विभिन्न संस्कृतियों के साथ सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए। और लास्ट है दोस्तों, विभिन्न जातीय समूह से मित्रता रखनी चाहिए, फ्रेंडशिप रखनी चाहिए अलग अलग समूहों से। तो दोस्तों ये 5 डायमेंशन हो गए जेम्स बैंक के। अच्छा, अब इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन आता है कि इसका शिक्षा में क्या उपयोग होता है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। शिक्षक और प्रशासक,
जो मैनेजमेंट होता है बहु सांस्कृतिक शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। कहाँ पे? संस्था में। पिछड़े समूह के कंटेंट का उपयोग शिक्षक को अपनी शिक्षण संकल्पना और कौशल में करना चाहिए। जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, जो स्किल्स डेवलप कर रहा है, उस स्किल्स में अलग अलग जो पिछड़े समूह हैं उनके जो कंटेंट है उसमें उदाहरण के स्वरूप में उनके जो हीरोज हैं उनको उदाहरण के स्वरूप में लाना चाहिए। छात्रों को यह समझाना चाहिए कि अलग अलग अनुशासन में ज्ञान किस प्रकार निर्मित होता है, अलग अलग क्षेत्र में ज्ञान कैसे निर्मित होता है। छात्रों को सकारात्मक रवैया और व्यवहार में को अपनाना चाहिए। अंतर समूह में शिक्षकों को अपनी रणनीतियों में संशोधन करना चाहिए। जो अलग अलग समूह हैं, जो अलग अलग संस्कृति हैं, इनके रणनीतियों में शिक्षक को रणनीतियों में बदलाव करना चाहिए। एक समूह के लिए उसके टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग एड और पढ़ाने की विधियां अलग हो सकती हैं। इसमें सामंजस्य बैठाना चाहिए, जिसके कारण छात्र विभिन्न जाति, संस्कृति और सामाजिक समूह से आते हैं। उन्हें समान शैक्षिक अवसरों का अनुभव मिल सके। इससे क्या होता है दोस्तों, जो टीचर पढ़ा रहा है, जिस तरीके से बच्चे समझ रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें विषय का सामान्यकरण हो रहा है, उन तरीकों से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने 5 आयाम और उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन के विषय में पढ़ा। तो ये जेम्स बैंक का मल्टीकल्चरल एजुकेशन के विषय में था। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।